नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम आपको ले चलेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चमक दमक और बिजनेस की दुनिया में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, केएम हैंडीक्राफ्ट्स के एमडी गौरव गुप्ता जी। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू कम एंड आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें आपसे। उससे पहले दर्शकों को बता दें आज के इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज के इस शो में कैसे भारत और दुनिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपने कदम जमाए हैं, कौन है इसके सबसे बड़े ग्राहक और युवा फैशन प्रेमी इसे क्यों पसंद कर रहे हैं, समझने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जानेंगे मार्केट साइज क्या है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, फ्यूचर में कैसी रहेगी ये इंडस्ट्रीज, और चीन जैसे देशों से होने वाले आयात के बारे में समझने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी में जानेंगे कि ऐसे सस्ती स्टाइलिश ज्वेलरी ने फैशन और कारोबार की दुनिया में नया रंग भर दिया है। पूरी इंडस्ट्री के कारोबार को समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करते हैं गौरव सर। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं चांदी के प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर हैं, गोल्ड के प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर हैं। ऐसे में सर चांदी और सोने की महंगाई के विकल्प के तौर पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देखना ठीक होगा क्या? जी बिल्कुल ठीक होगा। इसमें दो बड़े कारण हैं। अगर आप ध्यान से समझें इसको तो इसके अंदर क्या है कि एक तो चांदी और सोने के साथ दो जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी कॉस्ट और उसकी हैंडलिंग इन द सेंस कि जैसे सोने की आज की डेट में आप कोई भी महंगी चीज लेते हैं तो उसकी हैंडलिंग, आप फंक्शंस शादी ब्याह में जब जाते हैं तो रात बिरात जाते हैं तो आपके मन में स्पेशल कंसर्न हो जाता है। और वो जेन्युइन कंसर्न भी है कि जब आपके 7-10 लाख 20 लाख रुपए की चीज आपके शरीर पे है तो सिक्योरिटी का कंसर्न होना बहुत लाजमी है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है इसका ट्रेंड एंड फैशन, जिसके अंदर अगर आप देखें तो मिलेनियल्स और जेंजी जो हैं वो प्रेफरेबली एक नए स्टाइल की ज्वेलरी को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडी फैशन ओरिएंटेड जो इन्फ्लुएंसर ड्रिवन ट्रेंड्स हैं उनके अंदर सोने और चांदी में उतनी तेजी से ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉसिबिलिटी आती है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बाय बाय इट्स वेरी नेचर कि वो बहुत एडेप्टेबल है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। उसके अंदर आपके पास किसी भी तरीके के मेटल के विकल्प के रूप में या नॉन मेटल विकल्प के रूप में भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो आपको ट्रेंडी होने का और ज्यादा मौका देती है और ज्यादा आपके लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है। तो हम सर इसको होलसम में देखें तो ये दोनों तीनों चीजें मिलके आर्टिफिशियल ज्वेलरी को एक स्ट्रॉन्ग विकल्प और एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद करती है। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि भारत में आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मार्केट है वो कितना बड़ा है, मतलब इसका दायरा कितना बड़ा है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इससे पहले 5 साल पहले कैसी स्थिति थी? थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती हुई जा रही है। जी बिल्कुल। इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रूप में अगर देखिए इसको ना जनरेशन्स के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। हम्म। अगर आज आप मतलब जो अभी आप जिसको हम मिलेनियल बोलते हैं 1985 82 अबव एज के जो लोग हैं, 80 अबव 80s के, उनकी बात करें और उनसे एक जनरेशन पहले की या 80s के टायर 2 टायर 3 एरियाज में सिटीज में रहने वाले लोगों की, तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इस रूप में समझते थे कि ये सोने का विकल्प है। जो ज्वेलरी हम सोने में और चांदी में बनाया करते थे उनकी इमिटेशन को ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रूप में देखते थे। बट ये जो जेंजी और ये जो लेट एज मिलेनियल्स हैं या जो महानगरियों के जो मिलेनियल्स हैं वो इसको इस रूप में नहीं देखते, वो इसको एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं जहां पे उनको एक्सप्रेशंस की और ज्यादा पॉसिबिलिटी मिलती है। तो अब जब हम साइज की भी बात करते हैं मार्केट की तो वहां पे भी एक कंसर्न आता है कि 5 साल पहले जो है वो सिर्फ उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस था जो सोने की चीजें रेप्लिकेट होती थी और मेटल्स में, कॉपर में, ब्रास में, उन चीजों को या एल्यूमिनियम के एलॉयज में, जिंक के एलॉयज में, जिसे जमक में ज्वेलरी बनाना बोलते हैं। तो या बॉम्बे की साइड जो मजक की ज्वेलरी बनती है और मजक की ज्वेलरी चलती है, उस रूप में जो देखा जाता था तो ये मार्केट का साइज बहुत छोटा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर ये डाइवर्सिटी बढ़ी कि आज की डेट में मैं फैब्रिक के किसी एलिमेंट को भी ऐड करता हूं उसके अंदर, आज की डेट में मैं बीड्स के कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स को भी ऐड करता हूं उसके अंदर, मैं एल्यूमिनियम के कुछ चार्म्स भी ऐड करता हूं उसके अंदर।
तो इस तरीके से जो उसका विस्तार हुआ, उससे ये मार्केट साइज बहुत बड़ा हो गया। अब बात करते हैं डेटा की। तो डेटा में आज की डेट में इस डेटा को देखने का भी दो अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम प्योरली जो गोल्ड और सिल्वर को हटा के जो ज्वेलरी है उसको हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी माने। और दूसरा रास्ता है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी के एलिमेंट, जिस सोने और चांदी की ज्वेलरी में भी जो आर्टिफिशियल एलिमेंट जुड़ जाते हैं अगर, तो उसको भी हम फैशन ज्वेलरी मानते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मानते हैं। तो इन दो डेटा के हिसाब से आज की डेट में अगर देखा जाए 2024-25 के जो पुख्ता डेटा है गवर्नमेंट साइटों के हिसाब से और गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब के डेटा के हिसाब से, मिनिस्ट्री के हिसाब से, तो वो इन डेटा को दोनों रूप में अगर देखें, तो अगर कंबाइंड वैल्यू देखें हम कि जिस पूरी कैटेगरी को हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी मानते हैं, तो वो 5 बिलियन यूएसडी की इंडस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी 2025 के एंड तक, जिसके अंदर बहुत तेज रफ्तार की जो है पॉसिबिलिटीज है। इंडिया के अंदर स्पेशली 10 CAGR से ग्रो कर रही है। 2032 तक हम इसे 10 यूएसडी के आसपास देखते हैं, और जो सर आपको जी, एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बन जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये इंडस्ट्री एक माइक्रो यूनिट्स के रूप में ज्यादा काम करती है और इसके अंदर हाथ का इस्तेमाल होता है, हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा है। तो हैंडीक्राफ्ट होने की वजह से ये बहुत बड़े रूप में रोजगार पैदा करती है। सर जी एक बताएं। चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, ये तो इंडियन मार्केट का आपने आउटलुक दिया, क्या इंटरनेशनली भी उतना ही डिमांड है जैसे इंडिया में उतना डिमांड है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का? विश्व स्तर पर भी उतना ही डिमांड है इसका? जी जी, विश्व स्तर में बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। जिस तरह से मेजर प्रोड्यूसर्स के रूप में, मैं साथ साथ दोनों चीजें कवर करता चलूंगा, मेजर प्रोड्यूसर्स के रूप में एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया है बड़ा हब। ऐसे ही आज भी बड़े कंज्यूमर के रूप में यूरोप एंड यूएस ही हैं। यूएस ही आज की डेट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो गोइंग फॉरवर्ड चाइना और इंडिया के होने की संभावना है। वैल्यू वाइज आज भी यूएस ही बहुत बड़ा कंज्यूमर है। ओवरऑल जो मार्केट है पूरे विश्व की, मैं एक सेकंड थोड़ा डाटा की मदद लेना चाहूंगा इसमें। ये जी डेटा जी। जो आज के डेट में अभी हमारे पास ग्लोबल मार्केट का साइज है, हम्म। वो अप्रोक्सीमेटली जो 24 से 26 के अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से जो टोटल साइज है वो है 18 से 26 बिलियन डॉलर्स के आसपास, हम्म। जो अगेन 2035 तक करीब करीब 60 बिलियन डॉलर के आसपास टच होने की उम्मीद है। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, हाँ सर? Almost 2.2 times in next 10 years when we talk globally, and almost 2 times when we talk in 7 years for Indian market, it is estimated. ओके सर। सर थोड़ा सा चैलेंजेस की ओर रुख कर लेते हैं कि इस इंडस्ट्री को लेकर चैलेंजेस क्या है, क्वालिटी को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस है, क्या जो क्वालिटी मिल रही है इस प्रोडक्ट्स को लेकर वो उसकी बड़ी समस्या है, टिकाऊ है कि नहीं है? इसके अलावा स्किन एलर्जी जैसी कोई चीज़ें दिक्कत करती हैं? कैसे देखते हैं सर, चैलेंज क्या कुछ फेस करना पड़ता है? इवन सस्ते ब्रांड्स को भी लेकर इम्पैक्ट डालता है क्या इस प्रोडक्ट्स पर? कैसे देखते हैं ओवरऑल चैलेंजेस को आप? मैं आपको पहले कुछ चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ। जी। प्राइमरी चैलेंजेस जैसा आपने भी बोला कि क्वालिटी, परसेप्शन, ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स, उसकी वैल्यू, उसके जो है स्किन एलर्जीज इश्यूज, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, और यही और इंटेंस कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री यूसेज। पहले जो 5 चैलेंज हमने बताए वो थे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। एंड के जो 2 चैलेंज हमने बताए कि प्राइस प्रेशर है, इंटेंस कंपटीशन है, ये है मैन्युफैक्चर, हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये चैलेंजेस ही मेजर चैलेंजेस हैं। अब इन पे एक एक करके बात आते हैं। तो क्वालिटी के अंदर ये है कि क्वालिटी के अंदर अभी भी इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड्स सेट नहीं है। जैसे हम जब एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी, तो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, यूरोप के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, यूएस के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। इंडिया के अंदर अभी स्टैंडर्ड्स सही मायनों में अभी एस्टेब्लिश ही नहीं हुए हैं बहुत। जैसे स्किन एलर्जीज को लेके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, स्पेन वगैरह में बहुत ज्यादा सख्ती है। हम रेगुलर बेसिस पे ब्रास हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी मार्केट जो हो जाती है वो यूएस और स्पेन हो जाती है। तो यूएस और स्पेन मार्केट होने की वजह से हमें वहां के जो है स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रॉपर जानकारी है। तो वहां स्किन एलर्जी को लेके बहुत क्लियर कट स्टैंडर्ड्स हैं। आप निकल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, सरफेस पे किसी भी तरीके का निकल कैडमियम आपका नहीं होना चाहिए जो स्किन एलर्जी प्रोन्स होते हैं।
जबकि इंडियन मार्केट में अभी एजुकेशन की बहुत कमी है। यहाँ पे अभी जैसे हम यूएस मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे आयरन बेस्ड ज्वेलरी को बहुत अच्छा मानते हैं। मतलब अगर उस पे आप सही तरीके की हाइपो एलर्जिक प्लेटिंग करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज आयरन बाय नेचर एलर्जिक नहीं होता। जबकि इंडियन मार्केट में आयरन को बहुत चीप मानते हैं। यूजर एजुकेशन अभी उस लेवल पे नहीं है। जब हम आयरन के ऊपर भी अलग अलग तरीके की सरफेस फिनिश करते हैं तो उसकी कॉस्ट ब्रास कॉपर से भी कहीं ज्यादा पहुंच जाती है। और ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम्म। तो लेकिन इस तरीके के स्टैंडर्ड्स अभी इंडिया में नहीं बने हैं, तो स्किन एलर्जी वगैरह के चैलेंजेस हैं। अब मैन्युफैक्चर लेवल पे हम कॉम्पिटी बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। अब पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो है मेजर चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो चाइना से करते हैं। हम्म। प्राइस प्रेशर को लेके भी और डिजाइनिंग को लेके भी, दोनों ही सेंसों में चाइना हमें बहुत मतलब बीट करता है इस इंडस्ट्री में। और खास बात क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, जो इंडिया में और पूरे एशिया में, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट वगैरह में भी जो डिजाइन्स चलते हैं, उन सब डिजाइन्स के पैटर्न्स के उन टेक्निक्स के जन्मदाता जो है वो इंडिया ही है। लेकिन चाइना ने में हमें हमारी ही आर्ट में बहुत पीछे छोड़ दिया है जी बिल्कुल। साइज के हिसाब। जिस तरह से राय दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ द बॉम्बे बेंगल्स मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिलीप महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं सोने चांदी की महंगाई में विकल्प के तौर पर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मैं। जी सर। बट जैसे कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो इस समय जो सोने चांदी की आपदा कह सकते हैं आई है, उसमें हम इमिटेशन और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और वैसे भी पिछले कुछ समय से भारत की महिलाएं जो रोज कुछ नया चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ही संभव था। और सोने चांदी के रेट बढ़ने से रुझान भी बढ़ा है और एक बहुत प्रोस्पेक्टिव मार्केट अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भारत में हो चुका है। जी सर, जो राय निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। गौरव सर, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरह से आप डेप्थ नॉलेज रख रहे, चीज़ें बता रहे, ब्रांड्स पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है इस इंडस्ट्री में लेकर? कैसे भरोसा बढ़े कंज्यूमर्स का? देखिए, फैशन ज्वेलरी के अंदर अभी इट इज एट वेरी नेसेंट स्टेज। अभी फैशन ज्वेलरी के अंदर कोई बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी के, डायमंड ज्वेलरी के, चांदी की ज्वेलरी के ब्रांड्स एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, उस तरीके से अभी फैशन ज्वेलरी में एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स नहीं है। कोई भी ब्रांड्स ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा मल्टी सिटी ब्रांड हो, जिस वजह से वो अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी डेमोग्राफी को समझता हो। मैन्युफैक्चरर जो है उनके पास भी हमेशा लोकल मार्केट का प्रेशर रहता है। जैसे हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें भी लोकल मार्केट का प्रेशर रहता है, प्राइस पॉइंट का प्रेशर रहता है। तो अभी चीजें उस लेवल पे है, इट इज एट वेरी नेसेंट स्टेज। तो अभी जो कुछ ब्रांड्स डेवलप हुए भी हैं ऑफलाइन मार्केट से ज्यादा एस्टेब्लिश ब्रांड्स अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर ऑनलाइन बने हैं। हम करीब करीब आज की डेट में 350 ऑनलाइन D2C और ये मार्केट प्लेस ब्रांड्स को सर्व कर रहे हैं, जिनके लिए हम प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट भी करते हैं और उनके कंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की जो है आपूर्ति भी करते हैं। तो वहां पे भी अभी स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस होना बाकी है, अभी बहुत चीजें बाकी हैं इसके अंदर। तो ये लाजमी है कि जब तक आपके स्टैंडर्डाइजेशंस नहीं होते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो यूजर ट्रस्ट ग्रेजुअली डेवलप होता है जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो ये अभी एक स्टार्टिंग स्टेज है जिसके अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, मल्टी सिटी स्टोर रन करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जो ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज समय के साथ क्लियर होंगी कि कौन प्राइस निश मार्केट पे काम करना चाहता है, कोई मास मार्केट में काम करना चाहता है, मास मार्केट के हिसाब से कितनी कैटेगरीज में काम करना चाहता है, कितनी आर्ट फॉर्म्स में काम करना चाहता है। इस पे डिपेंड होगा कि ये कैसे डेवलप होके आगे निकल के आता है। तो अभी वो जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइन जो है यूजर का, कि अभी स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं, तो उतना ब्रांड ट्रस्ट अभी क्रिएट ही नहीं हो सकता, ब्रांड वैल्यू ही अभी उतनी क्रिएटेड नहीं है इस पूरे स्पेस में। जी सर, आपने चाइना का जिक्र किया तो थोड़ा इसको मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगा कि चाइना की ओर से क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं भारत के लिए, कैसे इस इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है? क्या वहाँ से सस्ते में प्रोडक्ट्स आते हैं, ये वजह है क्या? चाइना से या दूसरे जगहों से नकली प्रोडक्ट्स भी आते हैं? उसका ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर आएगा, दर्शक समझ सकते हैं। सर, आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा विस्तार से। जी,
जी सर। हाँ, तो चाइना से जो ज्वेलरी आ रही है, उसके दो तीन बड़े जो चैलेंज हमें समझ में आते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो है कॉस्ट, स्केल, स्पीड और सप्लाई चेन। ये चार सबसे बड़े चैलेंजेस हमें नजर आते हैं। तो कॉस्ट, क्योंकि चाइना मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं, तो जिस तरीके के एग्जीबिशंस, जिस तरीके के जो एक्सपोज ऑफ इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, एग्जीबिशंस लग रही हैं फैशन ज्वेलरी की, एक्सपो सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, B2B सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, उस तरीके का माहौल चाइना में बहुत ज्यादा, बहुत काफी लंबे अरसे से है। तो उनका एक्सपीरियंस काफी डाइवर्स हो चुका है, उनकी जो मार्केट है वो काफी ग्लोबल है, काफी खुली हुई है हमारे मुकाबले। तो उनके जो स्केल हैं वो अलग ही लेवल के हैं। कॉस्ट का जब बात करते हैं तो रॉ मटेरियल पे, स्पेशली मेटल्स पे, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर जो कोर प्रोडक्ट है वो मेटल है। तो मेटल पे जो उनकी पकड़ है, चाहे हम कॉपर की बात करें, चाहे हम सिल्वर की बात करें, जो हमें प्लेटिंग के लिए काफी जरूरत पड़ती है सिल्वर की, या सिल्वर पे भी फैशन ज्वेलरी तैयार होती है काफी बड़ी संख्या में, इन सब मेटल्स पे उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। उनकी कॉस्ट, मेटल की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हमसे कम है। उसके बाद सप्लाई चेन प्रोसेसेस उनके काफी सॉर्टेड हैं। और एक होता है स्पीड का, स्पीड के दो वजह बड़ी नजर आती हैं। एक, वहां पे क्योंकि स्केल्स डेवलप हो चुके हैं तो कॉन्फिडेंस है, मैन्युफैक्चरर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि हम क्वांटिटीज, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज बनाएंगे और मतलब एक्सपीरियंस कराएंगे अगर अलग लोगों को, तो वो ट्रेंड पकड़ेंगी चीजें और बिकेंगी। दूसरा, एक बड़ा फर्क क्या आ जाता है कि चाइना के अंदर बहुत लंबे समय तक जो है ट्रेडमार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑनर नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक इमिटेशन, जो बड़े ब्रांड्स जैसे मतलब मैं सरवॉस्की वगैरह का नाम लेने में भी झिझकूंगा नहीं यहां पे, इस तरीके के जो ब्रांड्स थे, इन लोगों की इमिटेशंस वो बहुत खुल के करते थे। और उन्होंने उनके डिजाइन्स की वजह से बहुत जल्दी वो मार्केट डेवलप कर ली, क्योंकि वो बहुत प्रूवन डिजाइन्स, प्रूवन स्टाइल्स को वो कॉपी करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा उनको चैलेंजेस आते नहीं उन चीजों को लेके। अब जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाइना में भी टफ हो रहे हैं, तो उनकी भी कॉस्टिंग बढ़ रही है। हम्म। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अनसीन रीजन है, जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, कि क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ये इन सब चीजों पे कर सकता ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका एडवांटेज उठाया वहां के मैन्युफैक्चरर्स ने, और एक मार्केट एस्टेब्लिश कर ली। जी। दिलीप सर, आपके पास आना चाहूँगा, आपसे भी समझना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस क्या कुछ, ये बताइएगा, और साथ ही बताइए कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है इस इंडस्ट्री में। जी सर, प्लीज। मैं कहूंगा। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। जी सर। हेलो। हाँ, शायद कुछ कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं। गौरव सर, मैं आपके जी के बारे में बात की, मैं थोड़ा सा भारत सरकार के और भारत के बारे में बात करना चाहूंगा। मूलतः भारत के अंदर अभी तक सरकार ने पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को एक जो मान्यता देनी चाहिए, एक जो सपोर्ट बेस देना चाहिए, वो अभी तक सपोर्ट तैयार ही नहीं किया है। आज हमारे पास इतने अच्छे लेबर पावर है, इतने अच्छी डिजाइनर्स हैं, इतनी अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास में जो उपलब्ध है मशीनरीज, उसके सामने सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प आउट नहीं है। सरकार ने अभी तक इस ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम डेवलप नहीं की है कि किस तरह से ज्यादा इसके अंदर, इसमें अनस्किल्ड लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको किस तरह से ज्यादा संगठन में लिया जाए, ढांचे में लिया जाए, उन्हें मदद रूप हो सके। तो डेफिनेटली हम भारत के अंदर जो एक ताकत है ज्वेलरी के अंदर, वो शायद मुझे नहीं लगता है विश्व में भी होगी। टेक्नोलॉजी चाइना के पास ज्यादा है, बट हमारे पास मैन पावर है, और हमारे जो ज्वेलरी के अंदर जो हमारे जयपुर और कलकत्ता और यहाँ के जो कारीगरों की जो अनस्किल्ड लेबर अभी तक, उनको अगर स्किल दी जाए तो मुझे लगता है कि ये चुनौतियां जल्द खत्म हो जाएगी सर। जी बिल्कुल। गौरव सर, आपके पास आना चाहूँगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी डाटाज हम लोग ग्राफिक्स के थ्रू दर्शकों को दिखाएंगे। आपसे समझना चाहेंगे कि कितना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, और साथ ही कितना स्कोप है इंडिया के पास कि एक्सपोर्ट किया जा सके अच्छी खासे अमाउंट में, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में। जी गौरव सर। तो इसके अंदर जो है, हम जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो मेजरली इंपोर्ट हमारा चाइना से ही होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। और इसके अंदर मेजर इंपोर्ट हमारा चाइना से ही होता है, कुछ मतलब हाई एंड ब्रांडेड ज्वेलरी को छोड़ के। और
जो ब्रांड स्पेसिफिक है कि सरवॉस्की है वो जिस कंट्री का है उसकी ज्वेलरी वहीं से इंपोर्ट होती है, उनको छोड़ के हमारा जो अनब्रांडेड सेगमेंट है वो मेजरली चाइना से ही इंपोर्ट होता है। इसके अंदर जो एक फर्क जो आ जाता है, हमारे कई बार डेटास भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमें शो करते हैं। तो उसकी बड़ी वजह क्या है कि यहाँ चाइना से जो हमारे पास मटेरियल आता है, अगर हम ये इसको इस रूप में देखें कि चाइना से हमारे पास ज्वेलरी कितनी आती है, तो एक हमें संख्या मिलती है कंसोलिडेटेड रूप में कि जी हमारे पास एक्स ज्वेलरी आई और हमने X-2 हमने इंडिया में भी बनाई। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये नहीं है, यहाँ पे बड़ा चैलेंज ये है कि X-2 जो इंडिया बनाता है उसके अंदर भी मेजरली रॉ मटेरियल चाइना से ही आ रहा है। तो चाइना इज ऑलरेडी हैविंग इट्स शेयर इन अवर इंडियन ज्वेलरी एज वेल। अगर हम एथनिक ज्वेलरी को छोड़ दें, जैसे अभी साहब भी बता रहे थे बॉम्बे से कि जयपुर की आर्ट है, कलकत्ता की आर्ट है, बॉम्बे में भी बारीक जो है स्टोन सेटिंग की जो आर्ट है और उसकी अपने आप में एक पहचान है। और मैं भी आपसे पहले से बोल रहा था कि जो है ज्यादातर जो इस ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिजाइनिंग, स्पेशली एथनिक डिजाइनिंग जितनी भी है पूरे मिडिल ईस्ट में जो चलती है, इंडिया में जो एशिया में चलती है, इसके जनक, डिजाइनिंग की जनक, टेक्निक्स की जनक इंडिया ही है लार्जली। लेकिन क्योंकि हर चीज के अंदर आज अगर हम ग्लास बीड इस्तेमाल करते हैं तो ग्लास बीड मोर और लेस हमारा फुर्दल नगर हुआ करता था यूपी के अंदर, जहां से काफी ग्लास बीड का काम हुआ करता था। अब मेजरली सब कुछ चाइना के पास चला गया। सब जो भी फैशन ज्वेलरी में हम भी जो ग्लास बीड यूज कर रहे हैं सब चाइना का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, जो हमारे एथनिक डिजाइन हुआ करते थे, जो हमारी टेम्पल ज्वेलरी हुआ करती थी, ऑक्सीडाइज के अंदर जितनी भी टेम्पल ज्वेलरी होती है उसके जो कास्टिंग हम यहाँ करते थे, उस कास्टिंग के अंदर मतलब लगभग हमें हमारी जिस कॉस्टिंग में हमें यहाँ पे सारे प्रोसेस रन करने के पड़ती है, कई बार तो उससे कम कॉस्ट पे चाइना यहाँ पे डंप करने के लिए तैयार रहता है। चाइना आप क्वांटिटीज अगर प्लेस कर रहे हो तो उससे कम कॉस्ट में वो इंडियन डिजाइन, देवी देवताओं के डिजाइन, टेम्पल ज्वेलरी के डिजाइन, वो आपको कास्टिंग करके यहाँ पे कम रेट में देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो मोटे रूप में तो दिखेगा कि भाई ज्वेलरी कितनी चाइना से आई, कितनी इंडिया ने खुद बना के बेची। लेकिन जो इंडिया ने खुद बना के बेची उसमें भी क्योंकि हमारा सरकारी सपोर्ट नहीं है, उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, उस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया प्रोसेस का, इन सब चैलेंजेस की वजह से वो एक सीन और एक बहुत बड़ा अनसीन जो सेक्शन है वो अभी भी इंपोर्ट ही हो रहा है। जी सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आर्ट को छोड़ के, स्पेशलाइज्ड आर्ट को छोड़ के। जी सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, समझने की कोशिश करेंगे 5-10 साल बाद इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, साथ ही जो चैलेंजेस आपने बताया उसका क्या कुछ सोल्यूशन है, ओवरऑल कैसे देखते हैं आने वाले समय पर, फ्यूचर कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री का आप? देखिए फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है इस इंडस्ट्री का। हमारे पास अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत भी है। बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस, एक बहुत बड़ा जो है वर्क फोर्स, वर्कमैनशिप, जिसको थोड़ा सा शेप करने की जरूरत है और वो बहुत ही ज्यादा मतलब डाइवर्सिफाइड और बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशेंट जिसे कहते हैं हमें एक पोर्टफोलियो बना के दे सकता है। तो और हमारी जो एक इंटरनल डिमांड है, जो मतलब हमारी खुद की वर्कफोर्स की डिमांड है, हमारे खुद के जो देश की डिमांड है, पॉपुलेशन से जो डिमांड आती है हमारे पास, वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि हमारे डेफिनेटली इंडस्ट्री का साइज तो काफी बड़ा हो ही जाएगा। जो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये पिछली प्रोजेक्शंस भी इंडस्ट्री बीट करती आ रही है और अगली प्रोजेक्शंस भी बीट करेगी। जो अभी हम बात करते हैं 7 साल में दुगनी होगी इंडस्ट्री, इट वुड बी सरप्राइज कि अगर आप इसे 4-4.5 साल में भी दुगना होता देख लें। और ई कॉमर्स ने और एक सोशल मीडिया ट्रेंड ने एक जो इन्फ्लुएंसर ट्रेंड है, सोशल मीडिया है, इसने एक अलग ही ट्रेंड खड़ा कर दिया है, एक अलग ही डिमांड खड़ी कर दी है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, जो इस यहां तक सीमित ही नहीं है जहां तक हमारी सोच है। हमारे मतलब रोज एक नया इन्फ्लुएंसर, रोज एक नया डिजाइनर एक इन्फ्लुएंसर के साथ मिलके एक नए ट्रेंड को, एक नए फैशन को जन्म दे रहा है। तो इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन वहीं अगर हमें ये कुछ सरकारी मदद, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ एजेंसीज की मदद, जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए प्रोसेस का, अच्छे एसओपीज बन जाए, तो इसकी ग्रोथ को हम मल्टीफोल्ड ले जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है कि ये एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में आप जो है रोजगार पैदा करते हैं। जी तो हमें बिल्कुल। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको सपोर्ट करें, इस इंडस्ट्री को सरकारी रूप में, मैं बात कर रहा हूं कि सरकारी सपोर्ट मिले, तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के रूप में
देश को सर्व कर सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले समय पर एक अच्छी खासी उभरती हुई इंडस्ट्री नजर आ सकती है, ये सर की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। आगे भी बातचीत होती रहेगी आपसे, जब भी इस इंडस्ट्रीज को लेकर बातचीत होगी, जब भी एमएसएमईज को लेकर बातचीत होगी तो आपसे जुड़ा जाएगा, बातचीत किया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी, ये हमारा एमएसएमई डायरी है। इस दौरान अलग अलग एमएसएमईज इंडस्ट्रीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री पर चर्चा की है। जिस तरह से सोने और चांदी के प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर हैं, एक विकल्प के तौर पर यूथ सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक उभरती हुई न्यू इंडस्ट्री एमएसएमईज में नज़र आ रही है। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।